हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम आप सभी का आपके अपने प्यारे से हिस्ट्री प्लेटफॉर्म तनु क्लासेस आर्ट कॉम पे। आज हम लोग प्रोनाउन को कंप्लीट करने वाले हैं। आज से जो भी बच्चे प्रोनाउन के बारे में आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं और बहुत सारे बच्चे जो कोशिश भी करते हैं लेकिन उसे समझ नहीं आता, आज इस क्लास को आप लोग अगर पूरे एंड तक कर लिया तो मैं गारंटी से कहता हूं आज के बाद आपको कोई भी क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। हो सकता है क्लास थोड़ी लंबी हो, बट आप लोग को चिंता नहीं करना है ताकि आपको दोबारा और कभी भी मेहनत ना करना पड़े। बहुत ही डिटेल से और आसान लैंग्वेज आप लोग को आज इस क्लास में समझाने वाला हूं, तो आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, हेडफोन वगैरह लगा लीजिए और जब तक क्लास एंड ना हो जाए तो किसी को भी क्लास छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने कुछ वाक्य यहाँ पे लिख रखा है। जैसे करीम एक अच्छा विद्यार्थी है, करीम 10वीं कक्षा में पढ़ता है, करीम के पास एक गिटार है, करीम हमेशा सच बोलता है। इन वाक्यों को देखकर आपको क्या लग रहा है? ऐसा नहीं फील हो रहा है कि बार बार यहाँ पे करीम 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 करीम, बार बार करीम को क्यों रटा लगा रहा है? तो इसी चीज को सही करने के लिए, सुधार के लिए कि बार बार एक ही नाम रिपीट ना हो, वाक्य को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए हम लोग एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिस वर्ड को हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। अब पूछोगे वो वर्ड क्या है, तो देखो ध्यान से, उसी वाक्य को हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से लिख रखा है। जैसे पहला वाक्य था आपका करीम एक अच्छा विद्यार्थी है, मैंने इसको लिख दिया ताकि पता चल पाए कि किसके बारे में बात हो रही है, तो हमें एक बार तो एटलीस्ट नाम तो लेना पड़ेगा। दूसरी बात, आप यहाँ पे दूसरा सेंटेंस में देखते हैं करीम 10वीं कक्षा में पढ़ता है, हम इसके बजाय डायरेक्ट बोल सकते हैं वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। अब यहाँ पे नोट करेंगे आप लोग, जो वह वर्ड है ये आपका एक प्रोनाउन है, ठीक है। उसी प्रकार जो तीसरा सेंटेंस है जिसमें करीम के पास एक गिटार है, जहां पे आप देख पा रहे उसके बदले हम लोग लिख सकते हैं उसके पास एक गिटार है, क्योंकि हम करीम की बात कर रहे हैं। अगला जो आपका सेंटेंस है, करीम हमेशा सच बोलता है, इसको हम कह सकते हैं वह हमेशा सच बोलता है। तो यहाँ पे आपको वह, उसके पास, सॉरी उसके और वह, ये जो तीन जो आपको वर्ड दिखा इसी को कहते हैं प्रोनाउन, ठीक है। पहले हम लोग जान लेते हैं प्रोनाउन के डेफिनेशन को। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रोनाउन। अब इसके डेफिनेशन को हम लोग जो है जान लेते हैं कि प्रोनाउन कहते किसे हैं। अगर आपको डेफिनेशन पूछ ले तो आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन जो है एक शब्द है, यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, जिसका इस्तेमाल नाउन के बदले में करते हैं। बहुत ही सिंपल है, आपको बता देना है कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे प्रोनाउन एक शब्द है या फिर प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल हम लोग नाउन के बदले में करते हैं। आपने देखा था वहां पे करीम जो है एक नाउन था, बार बार रिपीट हो रहा था, उस रिपीट को खत्म करने के लिए हम लोग ने वह, उस और वह इस तरह के वर्ड को दे करके नाउन को हटा दिया, रिप्लेस कर दिया। तो मतलब क्या निकला? ये निकला प्रोनाउन। प्रोनाउन जैसे आप लोग देख रहे होंगे, प्रोनाउन यानी नाउन का प्रो वर्जन। आप देखेंगे इस क्लास में, जब पूरे क्लास को एंड करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि प्रोनाउन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रोनाउन को कवर कर लिया तो आगे जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग है वो बहुत ही जो है शानदार हो जाने वाली है, ठीक है। तो इसलिए क्लास को आप लोग को ध्यान से देखना है। तो हम लोग हिंदी में कह सकते हैं वह शब्द जो किसी नाउन के बदले में इस्तेमाल होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही बोलेंगे, क्योंकि ही मतलब क्या होता है? वह। सी जो लड़की के लिए वह होता है उसको हम लोग सी कहते हैं। इट हो गया, माई हो गया, यू हो गया, वाट हो गया, हु हो गया, आवर हो गया, ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल है प्रोनाउन के, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गई होगी प्रोनाउन क्या है। तो नाउन के बदले हम लोग जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उससे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि एक ही शब्द अगर हम सुनते हैं बार बार तो मेरा जो अंदर जो चिड़चिड़ापन आ जाता है कि क्या एक ही वर्ड को बार बार रिपीट लगा रहा है, उस वर्ड को रिपीट से बचने के लिए हम लोग जो एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं प्रोनाउन। आई होप कि आप लोग प्रोनाउन को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब बढ़ते हैं आगे। पहली बात कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में हम लोग लिख लेंगे कॉपी में कि प्रोनाउन के जो है वो 10 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं प्रोनाउन के? 10 प्रकार होते हैं। याद रखेंगे वो कौन कौन से प्रोनाउन है। तो पहला जो प्रोनाउन जिसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। जो हमारा दूसरा प्रोनाउन होगा जिसको कहते हैं हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे अधिकारवाचक क्या कहते हैं सर्वनाम। अगला जो होगा वो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हम लोग कहते हैं नीचवाचक। और जो चौथा होगा इसको कहते हैं एम्पैथिक प्रोनाउन, जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं बलदायक सर्वनाम। और जो पांचवा होगा जिसको कहते हैं हम लोग डोमेस्टिकेटिव प्रोनाउन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक। और छठा होगा इंडिफिनिट, जिसको हम लोग कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये सारे को आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। 10 प्रकार के लोग याद करेंगे, उसके बाद हम लोग डिटेल से 10 को अच्छे से एक एक करके हम लोग देखेंगे बहुत ही बारीकी से, ठीक है। उसके बाद हम लोग 7 देख लिए, 6 देख लिए इंडेफिनिट प्रोनाउन। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हम लोग बंटवारा करेंगे, ठीक है। अगला जो हम लोग का 8वां है जिसको हम लोग कहते हैं
रिसिप्रोकल प्रोनाउन, और जो 9वां है उसको कहते हैं हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन, और जो 10वां है जिसको कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इस प्रकार से हम लोग टोटल जो है 10 प्रकार के प्रोनाउन को आज इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरह से। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं पहला नंबर प्रोनाउन से, यानी पहला प्रकार से। ठीक है, जो हम लोग का पहला प्रकार है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन किसको कहते हैं? पर्सनल का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, जो कि एक पर्सन से संबंधित होगा। पर्सन क्या हो सकता है? कोई व्यक्ति से संबंधित है, जैसे इंसान से। ठीक है, इंसान क्या एक पर्सन है, जितना में दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब क्या एक पर्सन है। तो पर्सनल में हमको समझ में आ रहा है कि ये पर्सनल प्रोनाउन है, इसका संबंध सिर्फ और सिर्फ किससे होगा? वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य होगा, इंसान से होगा। टोटल जो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत जो वो 7 प्रोनाउन आते हैं। कितने प्रोनाउन आते हैं? 7। आप लोग को याद रखना है। बोलोगे वो कौन कौन से है? तो बोलोगे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये टोटल 7 जो है प्रोनाउन है, और इसी 7 प्रोनाउन को कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पर्सन से रिलेटेड है, पर्सन से संबंधित है, व्यक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ हम जाने तो रिलेटेड टू पर्सन, इसका मतलब कि ये जो संबंध है वो पर्सन से है। और पर्सन जो वो 3 प्रकार के होते हैं। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं आपको पूछे तो क्या बताना है? पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। याद रखेंगे वो 3 प्रकार को आप लोग को अच्छे से याद रखना है। पहला जिसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, दूसरा जिसको कहते हैं सेकेंड पर्सन, और तीसरा जिसको कहते हैं थर्ड पर्सन। ये 3 पर्सन होते हैं। आप बोलोगे ये फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड ये पर्सन हम लोग को समझा दीजिए, तो इसको भी आप लोग को समझाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो हम लोग ने समझ लिया ये 7 जो प्रोनाउन है, ये 7 प्रोनाउन को हम लोग जो है 3 भागों में बांटेंगे। एक फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये तीनों पर्सन के लिए हम लोग इन 7 प्रोनाउन का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, 7 प्रोनाउन हमने दिखा दिया आप लोग को, इसलिए इस प्रोनाउन को हम लोग कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। फर्स्ट पर्सन उसको कहते हैं जो इंसान बोलता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरे पास कोई लड़का है, ठीक है, मैं उससे बात कर रहा हूं, तो बोलता है कौन है? मैं बोल रहा हूं ना। अगर मैं उससे बात कर रहा हूं तो पहले बोल कौन रहा है? मैं बोल रहा हूं। तो यहाँ पे मैं जो हो गया, ये हो गया फर्स्ट पर्सन। अब जो मैं जिससे बात कर रहा हूं, जो मेरी बात को सुन रहा है, वो हो जाएगा सेकेंड पर्सन। अब जो सुन रहा है वो क्या होगा? यू होगा। मान लो आप लोग से ही बात कर रहा हूं, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। आप लोग मुझे सुन रहे हैं, तो हम आपको क्या बोलेंगे? यू बोलेंगे। तो यू हो गया, यानी आप जो हो गए वो हो गए आप लोग सेकेंड पर्सन। अब बोलोगे थर्ड पर्सन कौन सा हो गया? तो हम लोग बात कर रहे हैं प्रोनाउन की। अब इस कंडीशन पे जो प्रोनाउन, मान लो कोई व्यक्ति होता, तो प्रोनाउन जो हमारा हो गया ये थर्ड पर्सन। यानी मैं जो बोल रहा हूं फर्स्ट पर्सन, आप जो मेरे से सुन रहे हैं आप हो गए सेकेंड पर्सन। जिस टॉपिक के बारे में बात की जा रही है वो टॉपिक हो गया हमारा थर्ड पर्सन। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, दोनों में आप लोग तीनों में अंतर बताओ, तो समझ चुके हैं आप लोग। फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, जो बात कर रहा है, वो फर्स्ट पर्सन। उनकी बात जो सुन रहा है, सुनने वाला, सेकेंड पर्सन। और जिसके बारे में बात हो रही है वो हो गया थर्ड पर्सन। क्लियर है? यस या नो बताओ फटाफट से। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा दिया। फर्स्ट पर्सन यानी बोलने वाला, और बोलने वाला कौन हो सकता है? हमेशा बोलने वाला, चाहे मैं बोल रहा हूं तो मैं हो सकता हूं, या सब मिल करके बोल सकते हैं तो वी हो सकता है। तो बोलने वाला में हमेशा आई और वी आएगा। ठीक है, उसके बाद सुनने वाला में कौन होगा? जो सामने होगा, सामने जो होगा उसको इस्तेमाल करेंगे यू मतलब तुम होगा या आप होगा, जो भी बोले। तो यू जो हो गया वो हो गया सेकेंड पर्सन। आई और वी जो हो गया ये हो गया हम लोग का फर्स्ट पर्सन, क्योंकि आई का मतलब मैं अकेला होता है, और वी का मतलब हम सब मिलके जब बोलते हैं तो हम लोग उसको वी कहेंगे। ठीक है, अब जो बोला जाएगा किसके बारे में? ही होगा कोई, या फिर सी होगा, लड़की होगा। तो यानी कोई बाहर का लड़का है, हम बोलेंगे कोई उसके बारे में, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे ही। या कोई उसका कोई लड़की है तो उसके बाद इस्तेमाल करेंगे लोग सी। तो ही और सी एक अलग जो है कहीं पे बाहर में है, इसके बारे में बात हो रही है। तो ही और सी ये हो गया थर्ड पर्सन। इसके अलावा दे, अगर बहुत सारे संख्या है तो उसके लिए हम लोग दे का इस्तेमाल करेंगे। और इट का इस्तेमाल, बोलोगे ये तो पर्सन समझ नहीं है, ये भी है, लेकिन इट का इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब आपको पता नहीं हो कि सामने वाला लड़की है या लड़का है। ठीक है, यानी दे का इस्तेमाल करेंगे बहुत सारे लोगों के लिए, ही का इस्तेमाल लड़का जो अकेले में है, सी का इस्तेमाल लड़की जो अकेले में है उसके बारे में जब आप बात कर रहे हैं, और जो इट का इस्तेमाल होगा जहां पे आपको पता नहीं चले कि सामने वो लड़का है या लड़की है, तो उस कंडीशन पे, या फिर कुछ ऐसी चीजों के लिए जिसके बारे में आपको जेंडर पता ही नहीं,
मेल फीमेल का कुछ पता ही नहीं आपको, वहां पे आप लोग इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया तीनों पर्सन, पहला पर्सन, दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड। पहला जो बोल रहा है, जो सुन रहा है दूसरा, और जो जिसके बारे में बात हो रही है वो तीसरा। सारे का आपको मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दे चुका हूं। चलिए अब हम लोग एक चीज को नोट कर लेते हैं। नोट ये करना आप लोग को कि नाउन के बदले प्रोनाउन का उपयोग होता है। ये चीज तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नाउन के बदले प्रोनाउन का उपयोग होता है, इसमें नई चीज नहीं है। लेकिन नई चीज यहां है कि इसलिए कभी भी नाउन के ठीक पहले आपको प्रोनाउन का इस्तेमाल गलती से भी नहीं करना है। अगर आपको कहीं पे भी नाउन से पहले प्रोनाउन अगर दिया हुआ है तो कभी भी आप उसको प्रोनाउन नहीं कहिएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग को नोट कर लेना है और हर हाल में आप लोग को याद रख लेना है कि नाउन से पहले कभी भी प्रोनाउन नहीं आएगा। अगर आपको प्रोनाउन वहां पे दिख गया तो कभी भी उसको प्रोनाउन नहीं कहिएगा। आगे हम लोग अभी डिटेल से पढ़ेंगे, बस अभी इतना चीज आपको याद रखना है कि नाउन के बदले हमेशा प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर नाउन के पहले आपको कहीं भी प्रोनाउन दिख गया, जैसे बोलेंगे माई पेन, ठीक है। अब यहाँ पे जो पेन है एक नाउन है और माई जो एक प्रोनाउन है, हमने अभी बताया आपको जो माई जो है क्या है, प्रोनाउन है। अब यहाँ पे जो पेन नाउन है, इससे पहले जो माई देखा, आप इसको जो कभी भी गलती से भी प्रोनाउन नहीं कहिएगा, नहीं तो आपका जो आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि अभी इस पॉइंट के हिसाब से आपको याद रखना है कि कभी भी नाउन से पहले प्रोनाउन नहीं लग सकता है। अगर ये प्रोनाउन लगा है तो इसको हम लोग प्रोनाउन नहीं कहेंगे, आगे अभी हम लोग देखेंगे। तो इस कंडीशन पे जो माए जो बच्चे अगर प्रोनाउन कहेंगे तो उसका गलत हो जाएगा। एग्जाम में आपको ऐसे ही पूछा जाएगा, देगा यहाँ पे, ठीक है। आप बोलेगा कि इनमें से आपको जो प्रोनाउन पहचानना, आप लोग तुरंत माई देखोगे और बोल दोगे माई तो प्रोनाउन है, जबकि यहाँ पे आगे में इसके पहले जो है नाउन लगा हुआ है, नाउन से पहले प्रोनाउन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है, नोट कर लेना है कि नाउन के बदले हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, कभी भी नाउन से पहले प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन जो हमेशा केस वाइज बदलते रहता है, अलग अलग सिचुएशन पे जो है पर्सनल प्रोनाउन जो है बदलते रहता है। अभी मैंने आपको बताया जो पर्सनल प्रोनाउन है वो कितने होते हैं, याद है किसी को? टोटल पर्सनल प्रोनाउन जो वो 7 होते हैं, बताया ना, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये टोटल 7 जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है। लेकिन ये सातों जो है वो केस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, बोलने के तरीके के हिसाब से बदलते रहता है। इस चार्ट में हम लोग अच्छे से समझेंगे कि कैसे ये बदलते रहता है, इसको ध्यान से आप लोग को देखना है। देखो ध्यान से, पहले हम लोग इन 2 चीज के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद ये 2 चीज के बारे में बात करेंगे। आपने बचपन में या फिर कभी भी आपको बताया गया होगा कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए, कोई भी वाक्य बनाने के लिए, और वाक्य के लिए आपको एक थ्योरी बचपन से पढ़ाया गया होगा। बोलोगे वो कौन सा थ्योरी? जब भी वाक्य बनाया था तो सबसे पहले आपको बताया था कि सब्जेक्ट का इस्तेमाल करो, उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल करो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करो। ये चीज आप लोग को बचपन से बताया गया है या नहीं? यस या नो बताओ फटाफट से। आप लोग अगर इंग्लिश पढ़े होंगे तो आपको ये चीज समझाया गया होगा कि जो भी सेंटेंस बनाते हैं तो हम लोग को बेसिक रूल याद रखना है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। इस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का खेल आपको हमेशा चलते रहना, ठीक है। इसको आप लोग को पहचान लेना है। जो बच्चे पहचानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं पहचानते पहले इसको मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो काम करने वाला होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं, मैं खाना खाता हूं। अब खाना खाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, तो मैं इस कंडीशन पे सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। वर्ब उसको कहते हैं जो काम होता है। अब यहाँ पे मैं खाना खाता हूं, मैं काम कौन सा हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। जो खाना वाला हो गया, खाने वाला काम, ये हो गया वर्ब। उसके बाद क्या खा रहा है? खाना खा रहा है, तो ये हो गया आपका खाना ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे खाना खा रहा हूं, यहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, दूसरा सेंटेंस बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे राम जो है पटना जा रहा है। पटना कौन जा रहा है? राम, यानी जाने का काम कौन कर रहा है? राम। तो इस कंडीशन पे राम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। उसके बाद कहां जा रहा है? तो पटना जा रहा है, तो पटना हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीज को आप लोग को अच्छे से समझ लेना है। सब्जेक्ट यानी जो काम कर रहा है उसको सब्जेक्ट कहेंगे, और जो काम है, काम को हम लोग वर्ब कहेंगे, और जिस पे काम हो रहा है उसको कहेंगे
ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो राम पटना जा रहा है, जाने का काम राम कर रहा है, राम हो गया सब्जेक्ट, जाना एक काम है तो गोइंग जो है जाना, जाना एक काम है तो ये हो गया वर्ब। कहां जा रहा है? पटना, तो पटना जो है हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये चीज आप लोग को याद रखना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में आप लोग को चीजें ध्यान से याद रखना है। चलिए तो हम लोग समझ लेते हैं इस चार्ट को। देखो यहाँ पे हमने तो आपको समझा दिया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपको दिया हुआ है सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। इसका मतलब आप लोग बताओ तो यहाँ पे जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं, क्या आप लोग इन सब वर्ड का मतलब बता सकते हैं? बताओ, किसी को पता है कि आई का मतलब क्या होता है, वी का मतलब क्या होता है, यू का मतलब, ही का मतलब, या फिर मी, अस, यू, हिम, हर, इन सब का मतलब क्या होता है? आपने बचपन में इंग्लिश पढ़ा होगा ना, इंग्लिश में आपको वर्ड मीनिंग बताए गए होंगे। तो बताओ तो इन सब का मतलब क्या होता है? देखते हैं कितने बच्चे बता पा रहे हैं। चलो, सब बच्चे बोल रहे हैं यस सर पता है। लेकिन आपसे मैं कहूं कि आप लोग में से किसी को नहीं पता है, मैं 100% ये चीज लिख के दे रहा हूं। जितने भी यहाँ पे वर्ड है, इन सब वर्ड का मतलब किसी को भी नहीं पता है। और आप लोग बोलेंगे ये क्या बात कर रहे हैं, हम लोग को तो पता है कि आई का मतलब मैं होता है, मी मतलब मुझे होता है, वी मतलब हम लोग होता है, यू मतलब तुम होता है, ही मतलब वह होता है, सी मतलब वह होता है, यही सोच रहे हैं ना। लेकिन ये अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो आपको भूल जाना है कि ये चीज हिंदी में इसका मतलब एक्चुअल में ये होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है। बोलोगे ये क्या बात हो गई? तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आप लोग को समझा रहा हूं। अगर मैं आपसे एक सेंटेंस पूछूं कि मुझे चाय पसंद है, अब देखो मुझे के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मी मतलब मुझे है ना, यही होता है ना। तो क्या मुझे चाय पसंद है तो क्या हम लोग बोल सकते हैं मी लाइक टी? नहीं बोलते हैं, आई लाइक टी बोल रहे हैं। तो फिर तो गलत हो गया ना, मी मतलब मुझे रट के रखे थे आप लोग। अगर बोलूं माई मतलब मेरा होता है, मेरे पास कलम है, तो क्या कभी हम बोलते हैं माई हैव ए पेन? हम लोग बोलते हैं आई हैव ए पेन। तो फिर माई मतलब जो मेरा हो गया, हम लोग जो रट के रखा था, तो यहाँ फिर तो आई हैव ए लग रहा है। मेरे के लिए तो माई तो इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है। जैसे ये चीज आपका ठीक है, मैं पटना जा रहा हूं तो चलो मैं मतलब आई होता तो आई गो टू पटना। तो यहाँ पे आप लोग जो रट के रखा है ना कि मी मतलब मुझे, यू मतलब तुम, ही मतलब वह, ये सारा चीज अब आपका गलत होने वाला है। क्योंकि ऐसे चीज में आप लोग को इसलिए बताया जाता है बचपन में, ताकि आप लोग याद रखें, बेसिक से समझ पाए। अब वो रूल को आप लोग को ध्यान से समझना है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर मतलब हिंदी जो है दोनों अलग है। लोगों को समझने के लिए, बच्चों को समझने के लिए हमें बताया जाता है कि आई मतलब मैं होता है, मी मतलब मुझे होता है, अस मतलब हम लोगों का होता है, यू मतलब तुम होता है, और क्या कहते हैं ही मतलब वह होता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग को समझना है, जब भी किसी भी सेंटेंस में अगर हम लोग इन सब को, कोई भी सेंटेंस में अगर हम लोग इन सब को यूज करेंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो हमेशा यही फॉर्म में इस्तेमाल होने वाला है सब्जेक्ट के रूप में। जैसे अभी मैंने आपको बताया सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करने वाला होता है, जो कुछ करने वाला होता है, जिसको हिंदी में हम लोग कर्ता कहते हैं। काम करने वाला को हम लोग कर्ता कहते हैं, उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि राम पटना जा रहा है, तो पटना जाने का काम कौन कर रहा है? राम, तो राम हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। पटना हो गया ऑब्जेक्ट, और जाना एक काम है तो काम हो गया वो वर्ब। तो ये जो इस्तेमाल जितने भी वर्ड देख रहे हैं, इसको हम लोग करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, और इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। जब भी हम लोग जो है मैं को ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो हम मी लगाएंगे, जब भी यू को ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल करेंगे तो इसको भी यू लगाएंगे, जब भी ही को ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे उसको हम लोग हिम का यूज करेंगे, जब भी सी को ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे उसको हर का इस्तेमाल करेंगे। इट को सेम रहेगा, दे को देम कहेंगे, ठीक है। यहां तक आप लोग को अभी समझ में नहीं आएगा, और अभी आपको और गहराई तक जाना है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आपको सेंटेंस बताऊं, जैसे मैंने लिखा है सेंटेंस, मुझे चाय पसंद है। अब यहाँ पे देखो मुझे जो है, मुझे के लिए तो हम लोग ने रटकर रखा था मी होता है, लेकिन मुझे चाय पसंद है, चाय किसको पसंद है? मुझे। क्या है? यह सब्जेक्ट है। और अभी मैंने आपको बताया जो सब्जेक्ट के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे मुझे नहीं देखना कि हिंदी का ये मुझे है या मेरा है ना क्या है, सब्जेक्ट को पहचानना कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट मैं हूं, और मैं के लिए क्या इस्तेमाल होता है? आई। इस कंडीशन पे हम लोग लगाएंगे आई लाइक टी। मेरे पास कलम है, किसके पास कलम है? मेरे पास, यानी मेरी बात हो रही है। और मैं के लिए जब हम सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो क्या इस्तेमाल करेंगे?
आई, तो बोलेंगे आई हैव ए पेन, ना कि माई हैव ए पेन। ठीक है, उसी प्रकार बोलूं मैं पटना जाता हूं, पटना जाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, मैं सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज हो रहा है। तो जब सब्जेक्ट के फॉर्म में मैं का इस्तेमाल करेंगे तो क्या बोलेंगे, वही आई गो टू पटना। क्लियर। उसी प्रकार बोलेंगे हमें नहीं पता, किसको नहीं पता, हमें, और हमें के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के फॉर्म में, वी का इस्तेमाल करते हैं, तो बोलेंगे वी डू नॉट नो। उसी प्रकार बोलेंगे उसने हमें भुला दिया। अब देखो यहाँ पे उसने दिया हुआ है और हम लोग ने पढ़ रखा था हिज मतलब उसका होता है, हर मतलब उसका उसकी होता है, तो क्या आप लोग लगा दोगे हिज फॉरगेट अस, लगेगा, ठीक, बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन उसने के लिए हम लोग लगाएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट के फॉर्म में, हिज का मतलब सब्जेक्ट फॉर्म होता है ही, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा, इसलिए आप लोग इस चार्ट को याद रखना है। देखो यहाँ पे है हर और हिम, ठीक है, इसका जो सब्जेक्ट फॉर्म क्या है, ही है। हिम मतलब उसे होता है, हर मतलब उसे होता है लड़की के लिए, हिम मतलब लड़का के लिए उसे होता है। लेकिन हमें जो है पहचानना सब्जेक्ट, तो इसका हिम का जो सब्जेक्ट क्या होता है, वो ही होता है। तो यही चीज आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे दिया होगा उसने हमें भुला दिया, उसने हमें भुला दिया, तो यहाँ पे उसने के लिए आप लोग हिम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो है सब्जेक्ट पहचानना है। क्योंकि सब्जेक्ट में हमने देखा था जो हिम का सब्जेक्ट होता है ही होता है, इसलिए हम बोलेंगे ही फॉरगॉट अस। ठीक है, उन लोगों ने हमें भुला दिया, उन लोगों ने हमें बुलाया। अब देखो यहाँ पे उन लोगों दिया हुआ है, तो उन लोगों के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे दे। क्या बोलेंगे, दे कॉल्ड अस। यह अच्छी चीज नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे यह पहचानेंगे, तो यह जो है एक सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है, तो यह के लिए हम लगाएंगे इट इज नॉट गुड थिंग। तो यहाँ पे आप लोग को ये समझ में आ रही होगी कि चाहे हिंदी में जो भी लिखा रहे, हमें सब्जेक्ट को पहचानना है। अगर हमारा जो सब्जेक्ट पहचान में आ गया तो हमें जो लगाना सिर्फ और सिर्फ ये सारे वर्ड, इसके अलावा ये जितने भी है इन सबको आपको नहीं लगाना सब्जेक्ट के रूप में। पर्सनल जो आपका प्रोनाउन है सब्जेक्ट के रूप में हमेशा इसी को ही लगाना है, यही साथ आपका यूज होने वाला है। मेरे लिए अगर अपने बात करें तो वहां पे हमेशा सब्जेक्ट फॉर्म में आई लगेगा, हम सब के लिए बात होगी तो सब्जेक्ट फॉर्म में हमेशा वी लगेगा, आप लोगों के लिए बात होगी सब्जेक्ट फॉर्म में हमेशा यू लगेगा, या फिर वह या उसे के लिए बात होगी तो हमेशा सब्जेक्ट फॉर्म में ही लगेगा, वह उसे लड़की के लिए बात होगी तो सब्जेक्ट फॉर्म में सी लगेगा, कोई ऐसे चीज के बारे में बात होगी जिसके बारे में पता नहीं कि लड़का है लड़की, उसके लिए हम लोग इट इस्तेमाल करेंगे। वह लोगों के लिए बात होगी तो हम लोग सब्जेक्ट फॉर्म में दे का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया सब्जेक्ट फॉर्म में। अब हम लोग को जो पहचानना है ऑब्जेक्ट फॉर्म का, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में हम लोग इस्तेमाल करते हैं आई के बदले में मी, वी के बदले में एस, यू के बदले में यू ही रहेगा, ही के बदले में हिम, सी के बदले में हर, इट के बदले में इट ही रहेगा, और दे के बदले में देम। अब बोलोगे सर इसका भी एग्जांपल दे दीजिए, इसको भी समझा दीजिए, तो आइए इस वाले केस को भी हम लोग समझते हैं, ऑब्जेक्टिव केस जिसको कहते हैं। जैसे बोलेंगे आपने मुझे बुलाया, है ना, आपने मुझे बुलाया, यहाँ पे आप यानी यू क्या है, सब्जेक्ट है। अब हमको ऑब्जेक्ट पहचानना, आपने मुझे बुलाया, अब जो है मुझे जो बुलाया ये मुझे मेरा हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि बुलाने का काम आप कर रहे हैं, यू कर रहे हैं, तो करता तो यानी सब्जेक्ट वो हो गया, बुला किसे रहे, मुझे, अब मैं क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस कंडीशन पे जो मुझे के लिए हमें इस्तेमाल करना है मी, न कि आई। आपने देखा था जब हम अपने आप को सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम आई का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है आपने मुझे बुलाया, यानी आप जो हो गए सब्जेक्ट हो गए, मुझे बुलाया, बुलाने का काम जो हो गया, बुलाना हो गया वो वर्ब, लेकिन क्या किसको बुलाया, मुझे, और मैं जो हो गया ऑब्जेक्ट। और अभी मैंने आपको समझाया जब भी हम ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे आई बन जाएगा मी। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ आपने मुझे बुलाया, तो जो आप जो सब्जेक्ट है आपका सब्जेक्ट फॉर्म यू ही होता है, कॉल वर्ब हो गया, और मी मतलब मुझे आप लोग ने जो रट के रखा था वो उस कंडीशन पे मी नहीं है यार, क्योंकि जो आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है मी, इसलिए हम बोलेंगे यू कॉल्ड मी, नहीं बोलेंगे यू कॉल आई। क्या यहाँ पे यू कॉल आई बोलेंगे तो क्या ठीक लगेगा सुनने में, बोलोगे बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि आई जो है ये सब्जेक्ट फॉर्म है, हमेशा इसको सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते रहते हैं, हमेशा पहले इस्तेमाल करेंगे जब हम काम खुद करेंगे, लेकिन यहाँ पे काम करने वाला है आप, आपने बुलाया, किसको बुलाया, मुझे बुलाया, मैं अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, इसलिए अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे यू कॉल मी, यानी आई के बदले अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट फॉर्म में मी। समझ में आ गया ये चीज। अगला जो सेंटेंस है उसने मेरे को बताया, अब आपने रट के रखा था मेरे के लिए माई का इस्तेमाल करते हैं,
है ना। याद रखा था ना कि मेरे जब भी आए तो माई मतलब मेरा होता है, तो क्या इस कंडीशन पे आप यही बोलोगे ही टोल्ड माई, बोलोगे क्या ही टोल्ड माई। सुनने में अच्छा लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। लेकिन जब आपने पहचान लिया कि ऑब्जेक्ट फॉर्म में हमेशा आई के बदले में मी लगेगा, तो अब कभी भी जिंदगी में आप ऑब्जेक्ट फॉर्म में माई नहीं लगाएंगे मेरा देख करके, क्योंकि यहाँ तो मेरा लिखा हुआ है ना, तो मेरे के लिए आप देख करके आप माई नहीं लगाएंगे। आपने देखा उसने, उसने यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? उसने सब्जेक्ट है, और उसने के लिए हम लोग सब्जेक्ट फॉर्म में क्या यूज करते हैं? तो बोलेंगे ही। चलो ये तो ठीक है। उसने मुझे बुलाया, अब जो मेरे को बुलाया, मैं जो हो गया ये हो गया ऑब्जेक्ट, और मैं का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या है? मी हो गया, तो लगा देंगे ही टोल्ड मी। क्लियर है? अगला सेंटेंस देखेंगे, उसने हमें भुला दिया, उसने हमें भुला दिया। यहां भी जो काम करने वाला कौन है? उसने है। सब्जेक्ट कौन है? उसने है। और जब उसने सब्जेक्ट आ गया तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, क्या लगाएंगे? ही लगा देंगे। हमें भुला दिया, भुलाने का काम किससे कर रहा है? हम लोगों को भुलाने का काम कर रहा है। और जब ऑब्जेक्ट फॉर्म में जब हम लोग का इस्तेमाल करते हैं तो क्या लगाते हैं? वी तो सब्जेक्ट फॉर्म है, लेकिन जब इसका सब ऑब्जेक्ट फॉर्म लगाते हैं तो एस लगा देते हैं, यू एस अस। आप लोगों ने पढ़ रखा है अस मतलब हम लोगों का, लेकिन वैसा नहीं समझना है, बस ये समझना वी सब्जेक्ट फॉर्म है। जब हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होंगे तो हम लोग को यूज कर देना है एस। तो उसने हमें भुला दिया मतलब ही फॉरगॉट अस। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला वाला सेंटेंस देख लीजिए। वह पूछ रखा वह उन्हें बुलाया, तो वह तो आपको समझ में आ गया, सब्जेक्ट हो गया, तो वह के लिए इस्तेमाल कर देंगे ही। क्लियर है? उन्हें बुलाया, उन्हें जो आप यहाँ पे जो है हम लोग को ऑब्जेक्ट देखना है, तो उन्हें जो है दे, क्या बोलेंगे? उन्हें के लिए हम लोग बोलेंगे दैम, क्योंकि जो दे है वो हमारा क्या है? टी एच ई जो दे होता है ये हमारा है सब्जेक्ट फॉर्म, है ना। तो सब्जेक्ट फॉर्म जो है दे है, तो इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा? ऑब्जेक्ट फॉर्म टी एच ई एम दैम होगा। तो क्योंकि हमें जो यहाँ पे पूछ रखा वह उन्हें बुलाया, तो वह तो सब्जेक्ट हो गया, बुलाने का काम किसको हो रहा है? उन्हें को हो रहा है। तो ये जो दे है ये सब्जेक्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे जो उन्हें बुलाना, जो उन्हें जो हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए जो उन्हें के लिए हम लगा देंगे ही कॉल्ड देम। अगला सेंटेंस है आपने उसे बुलाई। आप जो है यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट के लिए आपके लिए क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। उसे बुलाई, उसे के लिए हम लोग जो ऑब्जेक्ट फॉर्म में लगा देंगे हर, क्योंकि जो सी होता है ये सब्जेक्ट फॉर्म होता है। सी क्या होता है? ये हमारा सब्जेक्ट फॉर्म है लड़की के लिए। आपको बताया ही लड़का के लिए सब्जेक्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे उसे बुलाई, अब यहाँ पे जो उसे बोल करके ये ऑब्जेक्ट इसको बना दिया, तो सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। क्या हो जाएगा? हर। तो हम लोग बोलेंगे आपने उसे बुलाई, यू कॉल्ड हर। उसके बाद हमने उसे मारा, तो हम जो है यहाँ पे जो है सब्जेक्ट फॉर्म है, हम उसे मारा, यानी जो मारने का काम किया उसे को, और उसे हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। उसे हम लोग अगर सब्जेक्ट के रूप में देखें तो ही हो जाएगा, और इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम। जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, तो हमने उसे मारा, हम के लिए हम लोग सब्जेक्ट फॉर्म वी, उसे मारा किल्ड हिम, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हिम जो है ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप लोग फटाफट से बताइए समझ में आया, या फिर दोबारा से समझा दे, बताओ फटाफट से। चलो कुछ बच्चे, एक दो बच्चे का मैं देख रहा हूँ नो भी कमेंट आ रहा है, मैं एक बार रिवीजन आप लोग को इसको करवा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, एक बार मैं आपको ऊपर से चार्ट के द्वारा रिवीजन करा देता हूँ। देखो हमने देखा पर्सनल प्रोनाउन, इस पर्सनल प्रोनाउन जो है 7 है टोटल। कौन कौन है? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये जो 7 प्रोनाउन है ये सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहता है। बोलोगे कैसे सिचुएशन से बदलता है? तो हम जब भी इसको सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो ये तो हमारा सेम का सेम दिखता है, ये कभी बदलता नहीं है। लेकिन जब इसी को हम ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आई मी बन जाता है, वी अस बन जाता है, यू यू ही रहता है, ही हिम बन जाता है, सी हर बन जाता है, इट ही रहता है, और दे देम बन जाता है। जब हम इसको ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो हमने आपको सब्जेक्ट समझाया कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं या फिर जो भी इंसान कुछ काम कर रहा है, तो करने वाला यानी कर्ता सब्जेक्ट हो गया, जिस पे काम हो रही है वो ऑब्जेक्ट हो गया, और जो काम है वो वर्ब हो गया। तो जैसे मैंने आपको कहा मैंने बाघ को मारा, तो मैं जो हो गया बाघ को मारने वाला, तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब मारा किसको? बाघ को, जो बाघ हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया, और मारना जो हो गया वो हमारा वर्ब हो गया। तो वही चीज कह रहा है कि जब भी हम लोग
जो पर्सनल प्रोनाउन है साथ है, इसको सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करें तो ठीक है, कोई बदलाव नहीं। लेकिन सिचुएशन जब इसका ऑब्जेक्ट में आ जाएगा तो हम लोग इसको जो है चेंज कर देंगे। आई को मी में, वी को अस में, यू को यू रहेगा, ही को हिम, और सी को हर, इट को इट ही रहेगा, दे को देम रहेगा। ठीक है, तो वही चीज का मैंने आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाया यहाँ पे। जैसे मुझे चाय पसंद है, आपने देखा होगा मुझे के लिए मी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे हमें वो नहीं देखना, हमें ये देखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट मैं हूं, भले मुझे रहे, मेरा रहे, कुछ भी वर्ड रहे, लेकिन हमें सब्जेक्ट पहचानना मैं हूं, और मैं के लिए सब्जेक्ट फॉर्म आपको क्या बताया, आई बताया। तो हम में से लगाएंगे मुझे चाय पसंद, तो आई लाइक टी। मेरे पास कलम है, तो आई हैव ए पेन, यहाँ पे आई हैव ए पेन बोलेंगे। यहाँ पे मेरे पास जो आप मेरे के लिए माई नहीं लगा देंगे, अच्छा माई मतलब मेरा परा था, क्योंकि हमें देखना है सब्जेक्ट क्या है, मेरे पास कलम है यानी मेरे की बात हो रही है, और मेरे के लिए सब्जेक्ट फॉर्म क्या है, आई है, तो हम लोग को लगा देना है आई हैव ए पेन। ठीक है, उसी प्रकार मैं पटना जा रहा हूं, जा कौन रहा है, मैं, और मैं के लिए सब्जेक्ट फॉर्म आई। तो सिंपल है ये चीज। अब इसी को हम लोग ऑब्जेक्ट फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आपने मुझे बुलाया, आप जो हो गया सब्जेक्ट फॉर्म, बुलाने का काम किसको हो रहा है, मेरे को हो रहा है। अब यहाँ पे मैं जो ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा हूं, अब जब मैं ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हो गया तो मैं का ऑब्जेक्ट क्या है, मी हो जाता है। तो आपने बुलाया, यू कॉल मी हो गया। उसने मेरे को बताया, उसने, वो हो गया सब्जेक्ट, और उसने के लिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा सब्जेक्ट फॉर्म हमेशा सेम रहेगा। अब क्या कहते हैं, किसने किसको बुलाया, मुझे बुलाया। अब मैं हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, क्योंकि बुलाने का काम तो वो किया, मैं बन गया ऑब्जेक्ट, और जब मैं ऑब्जेक्ट बन गया तो मेरे लिए मैं क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो ही टोल्ड मी, उसने अच्छा मेरे को बताया, ही टोल्ड मी। यहाँ पे मेरे है तो आप ये नहीं समझना कि माई मतलब मेरा होता है, क्योंकि हमें पहचानना है कि ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, मेरा का ऑब्जेक्ट फॉर्म मी होता है। तो ही टोल्ड मी, उसने हमें भुला दिया, वी मतलब हम लोग होता है, लेकिन कौन भुलाया, उसने, वो मतलब सब्जेक्ट हो गया, भुलाया किसको, हमको। हम लोग वी अगर देखें तो सब्जेक्ट फॉर्म है, वी का ऑब्जेक्ट निकालना हमको, तो वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। ये सब चीज आप लोग को याद रखना है, तो बोलेंगे ही फॉरगॉट अस। तो इस प्रकार से एग्जांपल है, यहाँ पे आप लोग को याद रख लेना है कि वी का अस जो है ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है। ये दोनों चीजें आप लोग को आई होप कि अब समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं पोसेसिव केस। ये जो है पोसेसिव केस क्या होता है, इसी में से जुड़ा हुआ है। अब इस केस में जो है कैसे चेंज होता है, इसको अब हम लोग समझेंगे। सब्जेक्ट वाला फॉर्म में, ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म में आप लोग तो समझ चुके होंगे। अब हमको समझना है पोसेसिव केस। इसका मतलब ये होता है अधिकार दिखाने के लिए हम लोग जो यहाँ पे यही प्रोनाउन है, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये साथ ही का है, ये साथ जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट में इस तरह से चेंज हो गया, लेकिन पोसेसिव एडजेक्टिव में ये सेम चीज ऐसे चेंज हो गया, और पोसेसिव प्रोनाउन में ये ऐसे चेंज हो गया है, तो यही है। अब इसमें क्या होता है, अधिकार दिखाना। बोलोगे ये क्या अधिकार हो सकता है, जैसे बोलूंगा ये मेरा पेन है, मतलब इस पेन पे अधिकार मेरा है। वह मेरा पंखा है, मतलब उस पंखा पे अधिकार मेरा है। इसमें क्या पता चलता है कि हम किसी चीज पे अधिकार दिखा रहे हैं। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हम बोलेंगे आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, मतलब आप लोग पे मेरा अधिकार है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे अधिकार दिखा रहे हैं। तो जब भी हम किसी चीज पे जब अधिकार दिखाएं, तो हम लोग जो है कौन से प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो पोसेसिव केस में ये सारी चीज कैसे चेंज होता है, ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग इसको एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करेंगे आई को, तो बन जाएगा माई। वी को एडजेक्टिव रूप में इस्तेमाल करेंगे तो आवर बन जाएगा। यू को एडजेक्टिव के रूप में बोलेंगे तो योर बन जाएगा। फिर उसी प्रकार ही को एडजेक्टिव के रूप में बोलेंगे तो हिज बन जाएगा। सी को क्या कहते हैं कि एडजेक्टिव के रूप में हर बन जाएगा, इट को इट्स बन जाएगा, और दे को देयर बन जाएगा। तो ये सारे जो है पोसेसिव एडजेक्टिव फॉर्म है किसका, ये 7 प्रोनाउन का। ठीक है, अब ये जो पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया, ये देख लो पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन वही सेम है। आई को अगर हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन के इस्तेमाल करेंगे तो माइन बन जाएगा। वी को पोसेसिव प्रोनाउन में इस्तेमाल करेंगे तो आवर बन जाएगा। यू को योर्स बन जाएगा। ही को क्या बन जाएगा, हिज बन जाएगा। सी को हर बन जाएगा। इट को खाली कुछ नहीं रहेगा, वो दे को देयर्स बन जाएगा। तो ये रहा पोसेसिव प्रोनाउन। अब इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं। ये देखो जो पोसेसिव एडजेक्टिव है ये हमेशा नाउन से पहले लगेगा। ध्यान रखना, ये जो आप लोग दिमाग में रख लो या फिर कॉपी पेन में लिख लो। जो हमेशा जो पोसेसिव एडजेक्टिव होगा इसका इस्तेमाल नाउन से पहले होगा। यहाँ जितने भी देख रहे हो आप लोग पोसेसिव एडजेक्टिव, इसका इस्तेमाल हमेशा और हमेशा नाउन से पहले होगा।
तो बोलो सर ये तो नाउन से पहले हो गया, अब इसका तो जाहिर सी बात है एक पहले होगा तो दूसरा बाद में होगा। तो यो याद रखना है, जो ये जो पोसेसिव प्रोनाउन है इसका इस्तेमाल हमेशा नाउन के बाद होगा। क्या होगा? नाउन के बाद होगा। तो अब इस कंडीशन पे बताओ क्या इसे हम लोग प्रोनाउन कह सकते हैं? अगर नाउन से पहले ये जो आ रहा है क्या इसको हम लोग प्रोनाउन कह सकते हैं? बताओ सब कोई। ये जो हम लोग अभी बताए जो इसका इस्तेमाल हमेशा नाउन से पहले होता है, ये जितने भी कॉलम में जितने भी दिख रहे हैं ना, इन सब का इस्तेमाल नाउन से पहले होता है। क्या बताओ तो इसको हम लोग प्रोनाउन कह सकते हैं? यस या नो? फटाफट से बताओ, कह सकते हैं? चलो काफी सारे बच्चे जो है यस कह रहे हैं, कुछ बच्चे नो भी कह रहे हैं, किसी को पता भी नहीं होगा, कमेंट बहुत लास्ट आ रहा है। अभी मैंने आपको एक ऊपर में नोट लिखवाया था, बता भूल गया इतना जल्दी? आपको मैंने नोट में ये लिखवाया था कि ये नोट कर लो कि कभी भी हम लोग नाउन से पहले प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बताया कि नहीं बताया? अभी हम लोग बताया कि नहीं बताया कि कभी भी हम लोग नाउन से पहले कोई भी प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा प्रोनाउन। आप पूछोगे सर जब नहीं कर सकते तो ये प्रोनाउन जो है हम लोग नाउन का इस्तेमाल नाउन से पहले क्यों कर रहे हैं? तो जब आप इस प्रोनाउन का इस्तेमाल नाउन से पहले करोगे अब ये आपका नाउन नहीं रहेगा। क्या? नाउन, सॉरी, अब ये आपका प्रोनाउन नहीं रहेगा। अब ये आपका जो प्रोनाउन नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अब ये जो आपका पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा जब नाउन से पहले इन सब का आप इस्तेमाल करोगे तो। ठीक उसी प्रकार ये प्रोनाउन तब कहलाएगा जब आपका इस फॉर्म में रहेगा, माइन रहेगा, आवर रहेगा, योर रहेगा, हिज रहेगा, हर्ष रहेगा, देयर। कौन सा प्रोनाउन? पोसेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, ये कब रहेगा? जब नाउन के बाद में इस्तेमाल होगा इसका। ये होगा नाउन से पहले और ये होगा नाउन के बाद। तो नाउन के बाद जब इस्तेमाल हो रहा है प्रोसेसिव, क्या कहते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन, नाउन से पहले हो रहा है पोसेसिव एडजेक्टिव। अब इसको हम लोग प्रोनाउन नहीं कह सकते। चलो इसको भी एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं, अभी आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट फॉर्म दोनों को समझा दिया। अब पोसेसिव केस में हम लोग जो देखते हैं इसको सही से इस्तेमाल करके देखो ध्यान से। यहां पे अगर मैं देखूं एक सेंटेंस है, यह मेरी कलम है, दिख रहा है आप लोग को? यह मेरी कलम है, यह हमारा सब्जेक्ट हो गया। मेरी कलम है, कलम हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो मेरी जो दिखा रहा है, मेरी देखो यहाँ पे पेन क्या है? बोलोगे पेन जो हमारा नाउन है। यस या नो? बताओ फटाफट से। पेन आपका नाउन है, यस या नो? तो अभी मैंने आपको क्या बताया, जब भी नाउन हो नाउन से पहले हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन माई जो है ये तो एक प्रोनाउन है। क्या हमारा इस कंडीशन पे ये कहना गलत नहीं होगा कि नाउन से पहले हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? लेकिन आपको ध्यान रखना, अब ये जो माई लगा इसको हम लोग एडजेक्टिव का नाम देंगे। क्या देंगे? एडजेक्टिव का नाम देंगे। कौन सा? पोसेसिव एडजेक्टिव। अब ये माई जो बन जाएगा ये पोसेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि माई जो लगा है ये पेन से पहले लगा है और पेन हमारा क्या है? पेन हमारा नाउन है। और आपको मैंने नोट करवाया कि कभी भी नाउन से पहले हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा सेंटेंस, वह हमारा घर है, या फिर यह हमारा घर है, या फिर यहाँ पे वह, तो यहाँ पे दैट लिख देना पड़ेगा, दैट इज आवर होम। अब यहाँ पे जो होम है एक क्या है? तो बोलोगे होम जो है एक नाउन है। अब बताओ होम जो नाउन है तो नाउन से पहले क्या हम लोग इस्तेमाल कर सकते प्रोनाउन? बोलोगे नहीं। लेकिन आवर एक प्रोनाउन है। अब इस कंडीशन पे अब ये प्रोनाउन नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका पोसेसिव एडजेक्टिव। ठीक उसी प्रकार यह तुम्हारी किताब है, दिस इज योर बुक। अब यहाँ पे जो योर लगा ये हमारा जो प्रोनाउन नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा पोसेसिव एडजेक्टिव। एक चीज आप लोग और कॉपी में लिख लो कि जब भी नाउन से पहले जो भी चीज हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो हमेशा एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग आज से ध्यान में रख लो और कॉपी में लिख लो, हर जगह आपको मिल जाएगा। जब भी नाउन से पहले कोई भी शब्द इस्तेमाल, नाउन से ठीक पहले होना चाहिए, सटा हुआ, नाउन से पहले कुछ भी मिल जाए वो आपका कोई ना कोई एडजेक्टिव ही होगा। ठीक है, कभी भी आपको एडजेक्टिव अगर निकालने बोलेगा, फिल इन द ब्लैंक रहेगा और आपके फिल इन द ब्लैंक से जस्ट बाद आपका कोई नाउन रहेगा, तो आपको समझ जाना है कि इस फिल इन द ब्लैंक में आपका एडजेक्टिव ही लगेगा। तो ये समझ जाना है कि नाउन से पहले कुछ भी आ जाए ठीक पहले वो हमेशा आपका एडजेक्टिव ही कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा जो बना है ये माई, आवर, योर, उसके बाद क्या कहते हैं हिज, माई, देयर, ये सब क्या है? ये सब के सब जो है एडजेक्टिव है। और बोलोगे ये कौन सा एडजेक्टिव है? तो ये हमारा
पोसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, अब हम लोग ने पोसेसिव एडजेक्टिव को समझ लिया, ये कब आता है तो नाउन से पहले आता है। अब हम लोग को समझना है पोसेसिव प्रोनाउन। अब बोलोगे पोसेसिव प्रोनाउन कब आता है, तो अभी मैंने आपको बताया नाउन के बाद में आता है। तो देखते हैं क्या नाउन के बाद में पोसेसिव प्रोनाउन आता है। तो देखो यहाँ पे जैसे सेम सेंटेंस मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, जैसे मैंने दिखाया आपको, यह मेरी कलम है और ये सेम सेंटेंस है, यह कलम मेरी है। सिर्फ यहाँ पे सेंटेंस का हेरफेर हुआ है, मतलब वर्ड का हेरफेर हुआ है। यह यहाँ पे दिया हुआ यह कलम मेरी है और ऊपर में दिया हुआ था यह मेरी कलम है। अब यहाँ पे इस कंडीशन पे देखोगे तो नाउन क्या आ गया, पहले आ गया। ये जो नाउन जो आया कलम, ये पहले आ गया और यहाँ पे जो मेरी है ये बाद में आ गया। तो अब यहाँ पे इस कंडीशन पे जो है मेरी है, मेरी जो है ये आपका क्या कहलाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। यही मेरी जब पहले था तो क्या कहलाता था, पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाता था। तो अब देखो ध्यान से, इसको अगर हम बनाएंगे इंग्लिश में तो लिख सकते हैं दिस पेन इज माइन। अब ये जो माइन वर्ड आया इसको हम लोग कहेंगे पोसेसिव प्रोनाउन। ये माइन किसके लिए आया, ये हमारा आया कहां से, टोटल हमने 7 देखा था, आई, वी, यू, ही, उसके बाद सी, इट, देयर, मतलब दे, ये 7 हम लोग देखा था पर्सनल प्रोनाउन। इन्हीं 7 से ये सारे बना है। तो पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग एक देखा ऑब्जेक्ट फॉर्म, उसके बाद हम लोग देखा एक पोसेसिव एडजेक्टिव फॉर्म, अभी हम लोग देख रहे हैं पोसेसिव क्या कहते हैं, प्रोनाउन फॉर्म। तो पोसेसिव प्रोनाउन जो ये माइन है वो किसके लिए आया, ये आई का है। ये किसका है, ये आई का पोसेसिव प्रोनाउन है माइन। उसी प्रकार जो दूसरा है आपका, वह घर हमारा है। अब देखो हाउस जो है पहले आ गया, नाउन के बाद आ रहा है आवर। अब इस कंडीशन पे जो आवर्स होगा, ये आवर्स हो जाएगा आपका पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, आवर्स हो जाएगा पोसेसिव प्रोनाउन क्योंकि नाउन के बाद आ रहा है। उसके बाद देखो दिस बुक इज योर्स। अब यहाँ पे जो योर्स आया, यहाँ पे हिज आया, यहाँ पे माइन आया, यहाँ पे देयर्स आया, ये सब के सब क्या हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। और ये सब जो आया कहां से, ये आया आपके पर्सनल प्रोनाउन से। अभी जो मैं आपको बताया पर्सनल प्रोनाउन 7 प्रकार होते हैं, उसी 7 प्रकार से बना है। जैसे आई का जो पोसेसिव प्रोनाउन माइन बन गया, उसी तरह वी का जो हम लोग पर्सनल प्रोनाउन देखे तो वी का जो है पोसेसिव प्रोनाउन आवर बन गया। यू हम लोग देखा था सब्जेक्टिव फॉर्म में पर्सनल प्रोनाउन, तो यू का जो बन गया योर्स बन गया पोसेसिव प्रोनाउन। उसी प्रकार ही का हिज बन गया पोसेसिव प्रोनाउन। उसी प्रकार जो है यहाँ पे आई का माइन बन गया। उसका दे हम लोग देखा था क्या कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन में, और दे का जो पोसेसिव प्रोनाउन बन गया देयर। तो ये 7 है, इसी 7 से अलग अलग केस में हम लोग अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। जब ऑब्जेक्ट फॉर्म में रहता है तो मैंने आपको समझा दिया क्या क्या इस्तेमाल करेंगे। जब हम लोग का सब्जेक्ट फॉर्म में रहता है तो हम लोग वही जो 7 है आपका वही सेम टू सेम होता है। जब ये एडजेक्टिव फॉर्म में होता है तो हम लोग एडजेक्टिव वाला फॉर्म हम लोग ने देख लिया। आप लोग को एक काम करना है, पहले इसको याद रख लेना है, पूरे चार्ट को आप लोग को याद रख लेना है ताकि बहुत अच्छे से समझ में आए आप लोग को। ये जो चार्ट है पहले आप लोग इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है तो, ठीक है। और इस चार्ट में आप लोग को याद रख लेना है। ले लिया आप लोगों ने, चलो। तो इस चार्ट का जो स्क्रीनशॉट आपने जो लिया तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना है, जब इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा तो आई का मी हो जाएगा, ये याद रख लेना है। जब इसका पोसेसिव ये क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट केस में रहेगा, जब ये पोसेसिव एडजेक्टिव केस में रहेगा तो आई को माई कहेंगे, आवर कहेंगे, योर कहेंगे, हिज कहेंगे, हर कहेंगे, इट्स कहेंगे। यही प्रोनाउन के फॉर्म में रहेगा पोसेसिव प्रोनाउन में तो माइन, आवर, योर्स, हिज, हर, देयर रहेंगे। तो ये चीज समझने के लिए काफी बच्चे बहुत थक जाते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। आई होप कि मैं आपको समझाने की कोशिश आप लोग को समझ में आई होगी। बस याद रखना है ये जितने भी है ये सब्जेक्ट में है, ये ऑब्जेक्ट में है, ये एडजेक्टिव फॉर्म में है और ये पैसिव प्रोनाउन के फॉर्म में है। इसका इस्तेमाल नाउन से पहले, इसका इस्तेमाल नाउन के बाद, इसका इस्तेमाल हम लोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला टॉपिक की तरफ। अगला जो हम लोग का है वो है पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, हम लोग ने पोसेसिव जो प्रोनाउन को देखा और इसी में आपका पोसेसिव प्रोनाउन जो फिर अलग से भी दिया हुआ पार्ट में। ठीक है, तो ये तो आप लोग उसमें तो देख ही लिया, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, उतना ही लिखेंगे कि माइन, आवर, योर, हर, हिज, देयर को पोसेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। इसका इस्तेमाल अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। मैंने आपको जो बताया इसका इस्तेमाल अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। किसका इस्तेमाल, पोसेसिव प्रोनाउन का। ठीक है, ये हो गया आपका पोसेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल। जैसे मैं बोलूं कि यह किताब तुम्हारी है, इसमें क्या होता है, अधिकार दिखाया जा रहा है कि किताब का अधिकार सिर्फ और सिर्फ तुम पर है। वह
सहेली मेरी, इससे क्या पता चलता है कि जो सहेली का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरे पे है क्योंकि मेरी सहेली है। तो यह स्कूल उनका है, मतलब क्या पता चलता है ये स्कूल का अधिकार सिर्फ सिर्फ उन मतलब उन पर पड़ता है क्योंकि ये स्कूल उनका है। तो इसमें सिर्फ अधिकार दिखता है। और ये जो आपका माइन, आवर, योर्स, हिज, माइन और क्या कहते देयर, ये सब आपका पोसेसिव प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन में हम लोग ने 10 प्रकार देखा। पर्सनल प्रोनाउन हो गया, पोसेसिव प्रोनाउन अलग से दिया हुआ है, तो ये चीज हम लोग यहीं पे समझ चुका है। ठीक है, अब हम लोग को जो तीसरा प्रकार देखना है, अगला जो हम लोग का है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको हम लोग कहते हैं निजवाचक हिंदी में। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इसको समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा खुद को, अपने आप को। जब हम खुद कोई काम करते हैं तब हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बोलोगे ये कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल के तौर पे, यानी कहीं पे जा रहे थे, कोई मुझे एक्सीडेंट वगैरह नहीं किया, लेकिन मैंने खुद ही अपने आप को चोट पहुंचा दिया। तो यहाँ पे जो आप अपने आप के लिए जो इस्तेमाल करेंगे उस प्रोनाउन के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा प्रोनाउन? उसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी जो अपने आप के लिए, यानी जो बंदा कुछ करता है और खुद करता है अपने आप के लिए, तो उस कंडीशन पे जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो प्रोनाउन होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हम लोग समझते हैं यहाँ पे, जब किसी वाक्य में काम करने का असर खुद यानी सब्जेक्ट जो करता है उस पर पड़ता दिखाई पड़ता है, तब हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या क्या आते हैं? तो माई सेल्फ हो गया, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उदाहरण है। योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, ये उसके बाद योर सेल्फ, उसके बाद देम सेल्फ, ये सारे जो है आपके रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है। ये आया कहां से? माई सेल्फ, आई के लिए माई सेल्फ का इस्तेमाल होता है। आपको पहले याद रखना, टोटल 7 को हमेशा याद रखना है। जो आई देखा आप लोगों ने, यू देखा, वी देखा, ही देखा, सी देखा, उसके बाद इट देखा, दे देखा, ये सातों को आप लोग को हमेशा याद रखना है। इसी से सारे प्रोनाउन बन रहे हैं। ठीक है, तो जैसे माई सेल्फ है तो ये आई से, आई के बदले लगेगा, मतलब आई जब रहेगा सेंटेंस में तो आई के साथ साथ हमेशा माई सेल्फ का इस्तेमाल होगा। जब सेंटेंस में यू से स्टार्ट होगा उस सेंटेंस के साथ योर सेल्फ लगेगा। जब सेंटेंस ही से स्टार्ट होगा तो उसके लिए हम लोग हिम सेल्फ लगाएंगे। जब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट जो होगा वो हर यानी सी रहेगा तो उसके लिए हम लोग हर सेल्फ लगाएंगे। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट इट रहेगा तो उसके लिए हम लोग जो ये क्या कहते हैं रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हम लोग इट सेल्फ लगाएंगे। आवर रहेगा यानी प्लुरल फॉर्म में रहेगा तो आवर सेल्फ लगाएंगे। योर जब प्लुरल फॉर्म में रहेगा, प्लुरल फॉर्म में तो हम लोग योर सेल्फ लगाएंगे। उसी प्रकार जब देम यानी दे रहेगा प्लुरल फॉर्म में तो हम लोग लगा देंगे देम सेल्फ। तो ये सारे जो है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन के उदाहरण है। चलो इसको हम लोग सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया आप लोग को रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का, एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे मैं अगर एक एग्जाम्पल लूं, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाया। अब यहाँ पे जो चोट पहुंचाया कौन पहुंचाया? मैं। किसको पहुंचाया? अपने आप को। मतलब दोनों कंडीशन पे जो सब्जेक्ट है वो खुद मैं हूं, यानी काम करने वाला मैं खुद हूं, लेकिन जो चोट जिसको पहुंचाया वो भी मैं ही हूं। तो यहाँ पे आपका जिक्र 2 बार हो गया है। तो जो पहला कंडीशन होगा वो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट फॉर्म में हमेशा आई का इस्तेमाल होगा। होगा कि नहीं होगा? सब्जेक्ट फॉर्म में हमेशा आई का इस्तेमाल हुआ। अब हम खुद अपने आप की बात करें, यानी अपने आप में जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे उसी कंडीशन पे, तो वहां पे हम लोग लगा देंगे माई सेल्फ। तो आपको समझ में आ गया आई के बदले कैसे माई सेल्फ लग गया? क्योंकि बात हम खुद अपने आप की कर रहे हैं। आई तो हमारा हो गया सब्जेक्ट फॉर्म। अब बात चोट पहुंचाने के बाद अगर ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट भी एक तरह का निकल के आ रहा है, मैं ही। तो जब मैं खुद ही मैं आप कर रहा हूं तो वहां पे उसके लिए हम लोग माई सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। उसी प्रकार बोलेंगे वी कैन हेल्प आवर सेल्फ। अब जो हम लोग खुद मदद कर सकते हैं अपने आप की, तो हम लोग के लिए सब्जेक्ट फॉर्म वी हो गया, और इसका जब हम लोग को निकालना है कि अपने आप के लिए, तो वो उसके लिए हम लगा देंगे आवर सेल्फ। उसी प्रकार बोलेंगे सी रन हर सेल्फ, वह खुद दौड़ सकती है। तो वह तो दौड़ सकती है, कौन? खुद। तो यानी यहाँ पे 2 बार उसका जिक्र आ जा रहा है। एक तो सब्जेक्ट के फॉर्म में, तो सब्जेक्ट के फॉर्म में वह के लिए हम लोग सी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब बात हो रही है खुद के बारे में, उसी के बारे में, तो उसके लिए लगा देंगे हम लोग हर सेल्फ, क्योंकि लड़की है, सी के लगा देंगे हर सेल्फ। अगर यहीं पे ही रहता तो लगा देते हम लोग हिम सेल्फ। ठीक है, तो देखो आप लोग किस प्रकार से ये सारे जो है आपके प्रोनाउन बदल रहे हैं, यानी यूज हो रहे हैं अपने साथ, खुद के साथ। तो जब भी खुद की बात आए, यानी जो बंदा कुछ कर रहा है वो खुद से कुछ कर रहा है, वहां पे 2 बार अपने बारे में जिक्र हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कौन सा प्रोनाउन? उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग उसको? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आपको समझ में आ गया
जैसे हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं, तो हम लोग एक तो हो गया अपने आप को, कौन अपने आप को, यानी जो हम लोग है अपना खुद को, तो उसके लिए लगा देंगे आवर सेल्फ। सी वह दौड़ सकती है खुद, तो उस खुद के लिए हर सेल्फ। तो इस तरह के जो वर्ड आते हैं ये सारे जो वर्ड हो गया आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, ये चीज आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए अगला हम लोग प्रोनाउन को देख लेते हैं। अगला प्रोनाउन जिसको हम लोग कहते हैं एम्पैथिक प्रोनाउन। ठीक है, अब जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ और हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सब तो हम लोग देख लिया, ये सब जो आपका प्रोनाउन है। लेकिन इन सब का इस्तेमाल जब हम लोग नाउन पे जोर देने के लिए, ताकत देने के लिए जब इस्तेमाल करते हैं, तब कहलाते ये एम्पैथिक प्रोनाउन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे बोलूंगा आई किल टाइगर माई सेल्फ। यहाँ पे देखो जो टाइगर है, ये टाइगर को मारने के बाद यहाँ पे एक आपको अलग मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूं मैंने अपने आप को मारा, आई किल्ड माई सेल्फ, इस हिसाब से ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन जब मैं खुद किसी और को मार रहा हूं, यहाँ पे और एक दूसरा इंसान घुस रहा है जो कि नाउन है, वो इस्तेमाल हो रहा है, तब यही माई सेल्फ आपका जो है क्या कहलाएगा, ये आपका अलग प्रोनाउन हो जाएगा। और इस प्रोनाउन को आप लोग को याद रखना है, इस प्रोनाउन का आपका नाम है एम्पैथिक प्रोनाउन। ठीक है, एम्पैथिक प्रोनाउन देख रहे किस तरह बदल रहा है। माई सेल्फ अगर खुद अपने आप कर रहे हैं तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। लेकिन जब इसी को हम लोग किसी नाउन के साथ अगर जोड़ रहे हैं, तब यही सेम प्रोनाउन आपका हो जाता है एम्पैथिक प्रोनाउन। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखा आप लोग ने, आई किल द टाइगर माई सेल्फ, यहाँ पे मैंने टाइगर एक नाउन लगा दिया, इसके बाद जो ये माई सेल्फ हुआ, अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से बन गया आप लोग का अलग प्रोनाउन। उसी प्रकार वी किल द टाइगर आवर सेल्फ, अब इस कंडीशन पे जो आवर सेल्फ बन गया, ये आपका जो बन गया, कौन सा बन गया, ये आपका बन गया एम्पैथिक प्रोनाउन। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। हम लोग को एक चीज और नोट कर लेना है, सेल्फ और क्या कहते हैं सेल्व्स में, सेल्फ यानी एफ के साथ जो स्पेलिंग है और एक SELVES, इन दोनों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो देखो यहाँ पे जब सिंगुलर होगा कोई भी चीज, तो सिंगुलर के साथ हमेशा सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे, और जब भी प्लूरल रहेगा तो प्लूरल के साथ हम लोग इस्तेमाल करेंगे सेल्फ का। अब देखो इसको हम लोग को अच्छे से समझना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे देखो माई प्लस सेल्फ है, यानी माई जो है सिंगुलर है, अकेला है, तो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग सेल्फ। उसी तरह हिम जो है वो सिंगुलर है, अकेला है, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे सेल्फ, तो बन जाएगा माई प्लस सेल्फ, माई सेल्फ, हिम प्लस सेल्फ, हिमसेल्फ। तुम लोग एक सेंटेंस लिख सकते हैं, आई ईट माई सेल्फ, ही ईट्स हिमसेल्फ। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम लोग प्लूरल फॉर्म में यूज करें इसको सेल्फ को, तो अब वो सेल्फ नहीं होगा, वो हो जाएगा सेल्फ। ठीक है, देखो ध्यान से, जैसे प्लूरल में आपका आवर, आवर में हम सब आ जाते हैं, यहाँ पे एक से अधिक हो जाता है। जब एक से अधिक हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग अब SELVES करेंगे, सेल्फ इस्तेमाल करेंगे, न कि SELF। ठीक है, सिंगुलर के लिए हम लोग SELF का इस्तेमाल करेंगे। जब प्लूरल फॉर्म आ जाएगा आवर जैसे, तो आवर सेल्फ से बोलेंगे यहाँ पे, ना कि आवर सेल्फ बोलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार देम जो एक प्लूरल फॉर्म है, यानी बहुत सारे लोग होंगे तब हम लोग उसको देम कहेंगे, और देम के साथ जब हम लोग सेल्फ जोड़ेंगे तो सेल्फ नहीं होगा, वो हो जाएगा सेल्फ से। तो यहाँ पे हो जाएगा देम सेल्व्स। तो जैसे एक सेंटेंस लिखें, वी ईट आवर सेल्व्स, दे ईट देम सेल्व्स, यानी वह खुद खा रहे हैं या फिर हम लोग खुद खा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है स्पेलिंग आप लोग देख रहे हो कैसे चेंज हो रहा है। जब प्लूरल फॉर्म में रहेगा तो यहाँ पे जो स्पेलिंग हो जाएगा SEVELS हो जाएगा, जब सिंगुलर में रहेगा तो SELF हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोग को नोट करके रख लेना है। अगला जो आप लोग को याद करना है, योर का प्रयोग जब एक व्यक्ति के लिए होता है तो हम लोग योर सेल्फ लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर है। जब आप योर का इस्तेमाल दो कंडीशन में कर सकते हैं, एक तो एक लोग के लिए कर सकते हैं, और दूसरा आगे में बहुत सारे लोग हैं तो उसके लिए भी आप लोग योर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आप आगे में एक व्यक्ति है, सिंगुलर है, तो उसके लिए आप लोग लगाएंगे इसको योर सेल्फ। क्या लगाएंगे? SELF। ठीक है, योर सेल्फ लगाएंगे। वहीं पे अगर आगे में बहुत सारा व्यक्ति होगा तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे योर सेल्फ, SELEVS। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को याद रखना है, क्योंकि योर जो है एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर के लिए भी यू इस्तेमाल होता है और प्लूरल के फॉर्म में भी यू का ही इस्तेमाल होता है, यहाँ पे अलग नहीं होता। जैसे आई जो है सिंगुलर के लिए, मैं के लिए आई का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जब प्लूरल फॉर्म करते हैं तो हम लोग वी करते हैं। लेकिन यू में ऐसा कंडीशन नहीं है, सिंगुलर रहेगा तो भी एक रहेगा तो भी यू बोलेंगे, बहुत ज्यादा रहेगा तो भी यू ही बोलते हैं। तो इसलिए योर
का प्रयोग जब एक व्यक्ति के लिए होता है तो हम लोग सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वही योर का प्रयोग जब दो या दो से अधिक व्यक्ति के लिए होता है तब उसके साथ हम लोग SELVS सेल्फ के इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे योर सेल्फ जब एक व्यक्ति हो, योर सेल्फ जब एक से अधिक व्यक्ति यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति हो। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला जो याद रखना आप लोग को, आवर और देम के साथ कभी भी सेल्फ नहीं लगेगा। बोलो क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आवर जो है प्लुरल में है और जो देम है यह भी प्लुरल में है, इसमें भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो इसलिए हम लोग कभी भी इसमें सेल्फ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा सेल्फ का इस्तेमाल सिंगुलर में करना है। ठीक उसी प्रकार जैसे माई, हिम, हर, इट, ये भी जो है सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसलिए सिंगुलर में भी हम लोग कभी भी सेल्फ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग का इन दोनों के साथ होता है, इसलिए हम लोग सेल्फ का इस्तेमाल इन सब के साथ में नहीं करेंगे। ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। जो पांचवा प्रकार था जिसको हम लोग कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम लोग कहते हैं संकेतवाचक। ठीक है, संकेतवाचक में क्या होते हैं, हम इशारा करते हैं किसी को हम लोग इशारा करके बताते हैं। जैसे बोलेंगे यह कलम मेरी है, तो हमने कलम की तरफ इशारा किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो यह जो इस्तेमाल हुआ ये हो गया हम लोग का संकेतवाचक। बोलेंगे वह फैन, वह पंखा मेरी है, अब यहाँ पे इस कंडीशन वह जो हमने इशारा किया ये हमारा हो गया संकेतवाचक प्रोनाउन, यानी जिसको हम लोग कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तु या व्यक्ति को सूचित या इंगित या निर्देशित करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, आगे हम लोग को इसका एग्जाम्पल देख लेना है। जैसे देख पा रहे हो आप लोग, जो दिस हो गया, दैट हो गया, दिस हो गया, दोस हो गया, ये मुख्य रूप से ये सारे जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि हम लोग बोलेंगे यह पेन मेरी है, दिस इज माई पेन, हमने इशारा किया। वह पंखा मेरी है, वह क्या समझ, दैट, तो दैट इज माई फैन, तो दैट हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसी प्रकार दिस बोलेंगे ये सब किताब मेरी, जब प्लुरल फॉर्म में रहता है तो ये सब के लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, दिस करते हैं, तो यहाँ पे भी इशारा हो रहा है, तो दिस आर माई बुक, तो इस कंडीशन पे हमारा जो दिस हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसी प्रकार दोज बोलेंगे, दोज आर माई बुक, तो दोज तुर्की सामान के लिए हम लोग दोज बोलते हैं, तो यहाँ पे भी इशारा हो रहा है, तो इस कंडीशन पे जो दोज होगा वो भी हमारा होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, क्लियर। आगे अब हम लोग इसका प्रयोग को देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोले दिस इज अ बुक, यहाँ पे जो दिस इस्तेमाल हुआ ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। उसी प्रकार दैट इज अ गर्ल, हम इशारा कर रहे हैं दैट इज अ गर्ल, वह एक लड़की है, संकेत हो जाएगा। दीज आर बॉल्स, ये सब गेंद है। दोज आर डॉल्स, ये सब वो सब जो है गुड़िया है। तो ये सब में क्या हो रहा है, दैट यहाँ देश और दो ये सब क्या है, इशारा कर रहा है। ठीक है, दिस भी इशारा कर रहा है यहाँ के बगल की वस्तु के लिए, दैट दूर की वस्तु के लिए इशारा कर रहा है, दोज जो कि बहुत सारा दूर में वस्तु रखी है उसके लिए इशारा कर रहा है, दी जो कि बहुत सारा वस्तु बगल में रखी है उसके लिए इशारा कर रहा है। तो इसलिए इन सारे प्रोनाउन को हम लोग क्या कहते हैं, संकेतवाचक कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अगला हम लोग को एक चीज याद रखना है, नोट लिख लेंगे आप लोग, कि जब दिस, दैट, दिस, दोज इत्यादि के ठीक बाद कोई भी नाउन प्रयुक्त रहता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अभी भी आप लोग को याद रखना है कि जब भी नाउन से पहले कोई भी वर्ड आए वो हमेशा एडजेक्टिव होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिस बुक इज माइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो बुक है, ये बुक हमारा क्या है, तो बोलोगे ये हमारा नाउन है, बोलोगे यस या नो, नाउन है। अब बोलोगे सर नाउन से पहले तो दिस आ गया, और आपने अभी बताया जो दिस है ये संकेतवाचक है, यानी ये जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो क्या हम लोग दिस बुक इज माइन है, तो इस कंडीशन पे दिस को हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं। तो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहना ये गलत हो जाएगा। लेकिन आप लोग बोलोगे तो अभी तो बताया दिस, दोस, दैट, इस सब को जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, तब कहते हैं जब ये अकेले हो। लेकिन ये नाउन से पहले आके चिपक गया, और आपको मैंने कंडीशन बताया जब भी नाउन से पहले कोई भी वर्ड अगर चिपके वो आपका, अब वो प्रोनाउन नहीं रहता है, वो आपका एडजेक्टिव बन जाता है। अब ये एडजेक्टिव बोलोगे कौन सा बनेगा, अब देखो पहले ये नाउन कौन, प्रोनाउन कौन सा है, तो आप बोलोगे ये जो प्रोनाउन है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये कौन सा प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन लगा नाउन से पहले, तो अब ये प्रोनाउन नहीं रहा, ये सेम जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। तो अब इस कंडीशन पे जो दिस हो जाएगा वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। क्यों बना एडजेक्टिव,
डेमोस्ट्रेटिव क्योंकि नाउन से पहले आया है। सेम चीज को अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, जब ये प्रोनाउन का यूज हो रहा था तो देखो यहाँ पे दिस इज अ बुक, दिस इज अ बॉय, तो बॉय यहाँ पे एक नाउन है लेकिन नाउन से पहले ए और इज है, उससे पहले दिस है। इस कंडीशन पे जो दिस था यहाँ पे प्रोनाउन था, लेकिन वही चीज जो है दिस के बाद जो है जस्ट बाद, ठीक है, ठीक बाद हमने इस्तेमाल कर दिया नाउन। ठीक बाद क्या इस्तेमाल कर दिया? नाउन, यानी ठीक नाउन से पहले हमने इस्तेमाल कर दिया दिस। अब इस कंडीशन पे जो दिस है ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं कहलाएगा, ये आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, तो क्योंकि मैंने आपको समझाया जब भी हम लोग नाउन से पहले कोई भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। उसी प्रकार दैट बुक, यहाँ पे दैट भी आपका क्या जगह एडजेक्टिव का फॉर्म निभा रहा है। दिस काउ एडजेक्टिव का फॉर्म निभा रही है। कौन सा एडजेक्टिव? तो हमें पहले पहचानना है प्रोनाउन कौन सा है, तो ये प्रोनाउन है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसलिए अब ये जो नाउन से पहले है तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर? आगे अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इन वाक्यों में कुछ प्रयुक्त शब्द जैसे आपने देखा दिस, दैट, दिस और दोस, ये सारे जो है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इन वाक्यों को आप लोग ध्यान से देखना, जैसे दिस इज माई बुक, यहाँ पे देखेंगे तो बुक एक संज्ञा है और दिस जो यहाँ पे लगा, इस कंडीशन पे ये हो जाएगा हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्योंकि यहाँ पे संज्ञा से बहुत दूर लगा हुआ है। लेकिन अगला सेंटेंस जब देखें तो दिस बुक इज माइन, देखो बुक जो है एक संज्ञा और ठीक बुक के बगल में ही लग गया हमारा दिस। इस कंडीशन पे क्या इसको आप प्रोनाउन कहोगे? नहीं कहोगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया नाउन से पहले कभी प्रोनाउन हो ही नहीं सकता है। अब बन जाएगा ये एडजेक्टिव। अब बोलो कौन सा एडजेक्टिव, तो पहले हमको देखना है कि दिस कौन सा एडजेक्टिव है, तो दिस बोलेंगे, ये तो हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो इस वजह से हमारा जो एडजेक्टिव हो जाएगा वो जाएगा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला छठा प्रकार को देख लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको हम लोग कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? तो जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, इसमें पता ही नहीं चलता है कि आखिर है कितना। जैसे बोलो कोई आदमी आ रहा है, क्या पता चल रहा है कौन आदमी आ रहा है? कोई आदमी बोल रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। किसी ने मुझे ये कलम दिया है, ये कलम किसी ने मुझे दिया, अब यहाँ पे जो किसी हुआ पता नहीं चल रहा है कौन दिया है। कोई मुझे मारा, अब ये जो कोई बोल रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है कौन मारा है, तो किसी ने, कोई, ठीक है, या फिर कोई आ रहा है, कितना, ये सब चीज जब होता है ना तो पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर एक्चुअल में नंबर या फिर कोई भी संख्या है कितना। तो जब इस तरह की चीजें कंफ्यूजन आए, पता नहीं चले, तो उस तरह के प्रोनाउन को हम लोग कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन, जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उसको हम लोग इनडेफिनिट कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो समबडी, एनीबडी, सम, मेनी, वन, नथिंग, एनी आदि को हम लोग इंडेफिनिट कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे दिया somebody has stolen my pen, कोई ने मेरा पेन चुरा दिया, यहाँ पे पता नहीं चल रहा कौन चुराया। anybody can beat him, कोई ने पीट दिया, अब पता नहीं चल रहा कौन पीट रहा है। तो ये सारे जो देख रहे हैं somebody, anybody, some, all, none, many, ये सब क्या है? ये सब प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन के कौन से प्रकार? इंडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि इससे पता ही नहीं चल रहा है प्रॉपर। ठीक है, तो आगे अब हम लोग को जो अगला प्रकार जो देखना है, एक चीज और आप लोग नोट कर लेंगे, सेम उसी तरह का हर जगह आपको ये चीज देखने को मिलेगा। जब सम, ऑल, मेनी, वन इत्यादि के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तो अब ये एडजेक्टिव कहलाएगा, इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, सम, ऑल, मेनी, वन, ये सब अगर इसके बाद जस्ट नाउन आए तो हमने आपको बताया नाउन से पहले जब भी कुछ वर्ड आए तो उसको एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर ये सारे वर्ड आए तो ये कौन सा एडजेक्टिव कहलाएगा? तो ये आपका इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, जैसे इन वाक्यों में कुछ आपको एडजेक्टिव दिए गए हैं, आप लोग को पहचानना है। एग्जाम्पल के तौर पे सम बॉयज आर रेडी, अब यहाँ पे जो बॉय है एक नाउन है और इससे पहले सम लग गया तो अब ये आपका जो है प्रोनाउन नहीं होगा। ठीक है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा, आप ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहलाएगा। ऑल थिंग्स हैव देयर ओन वैल्यू, यहाँ पे जो थिंग्स है चीज है, चीज क्या है? नाउन है, इससे पहले ऑल जो लग गया है, ये ऑल जो आपका प्रोनाउन था इंडेफिनिट, लेकिन अब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं होगा क्योंकि नाउन से पहले लग रहा है। इस कंडीशन पे जो ऑल हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए आगे हम लोग को जो 7वां नंबर देखना है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हम लोग देखते हैं जैसे ईच, आइदर, नाइदर, इन सब का जो प्रयोग हम करते हैं वो कौन से प्रोनाउन के रूप में करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना ये 4 वर्ड है,
जैसे ईच जिसका मतलब होता है प्रत्येक, आइदर जिसका मतलब होता है दोनों से कोई, नाइदर जिसमें होता है दोनों में से कोई नहीं। इन सब वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसमें कुछ सेंटेंस दिए गए, ये कुछ ज्यादा नहीं है, आप लोग को याद रखना है। जैसे सेंटेंस में एग्जांपल दिया हुआ है, ईच ऑफ योर गिल्ड, आप यहाँ पे जो ईच लगा है ये हमारा प्रोनाउन हो गया। यहाँ पे ईच ऑफ बॉय ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, यहाँ पे जो आइदर लगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। नाइदर ये भी क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ये चीज आप लोग याद रखना है कि ये सारे जो है डिस्ट्रीब्यूटर प्रोनाउन कहलाते हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, मतलब अगला एक चीज नोट लगना है, सब चीज में वही रहेगा। अगर ईच, आइदर, नाइदर इन सब के बाद में अगर नाउन आ रहा है तो फिर ये सेम एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल आपको दिया हुआ है, ईच बॉय इज इंटेलिजेंट, यहाँ पे बॉय से पहले जो ईच लगा अब ये डिस्ट्रीब्यूटर एडजेक्टिव लग जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसी प्रकार यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव लग जाएगा। नाइदर बुक, बुक जो है आपका नाउन है, नाउन से पहले लग गया ये, तो आपका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आगे देखते हैं अगला जो है आपका क्वेश्चन, अगला जो है आपका 8वां नंबर प्रकार जो है प्रोनाउन का 8वां प्रकार को देखते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या कहते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें क्या होता है, ईच, अदर, वन अदर, इन सबको जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ ज्यादा खास नहीं है, आपको याद रखना है। दे लव ईच अदर, ये जो है ईच अदर यहाँ पे हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। उसी प्रकार वन अनदर ये भी जो है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, आगे अगला जो है आपका 9 नंबर है, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हम लोग कहते हैं संबंधवाचक। जब दो सेंटेंस को हम लोग जोड़ते हैं उस बीच में जो प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हम लोग कहते हैं संबंधवाचक प्रोनाउन। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बोलूं कि यह किताब मेरी है जो मैंने मार्केट से लेके आया। ठीक है, यह किताब मेरी, एक सेंटेंस हो गया, जो मैंने मार्केट से लेके आया। अब यहाँ पे बीच में जो वर्ड आया ना, ये जो क्या कर रहा है, दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। अब इस कंडीशन पे जो होगा ये हो जाएगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम यानी रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे देखो ऐसे सर्वनाम जो दो वाक्य को जोड़ने का काम करता है और किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में अधिक जानकारी देता है, उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं। जैसे आप लोग एक चीज याद रखना कि हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, एंड व्हाट हो गया, दैट हो गया, ये सारे मुख्य रूप से रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। एक सेंटेंस है, दिस इज द बुक, ये वही बुक है। ठीक है, द बुक वाज गिवन टू मी, जो बुक मतलब वह बुक, द बुक वाज गिवन मी, किताब जो मुझे दिया गया था। अब यहाँ अलग अलग सेंटेंस है, एक तो सेंटेंस एक ये हो गया और ये दूसरा सेंटेंस ये हो गया। अब दोनों सेंटेंस को हमको जोड़ना है सर्वनाम के जरिए में, तो इस बीच में हम लोग इस्तेमाल करेंगे दिस इज द बुक दैट वाज गिवन मी। अब यहाँ पे जो बुक है एक बार लिखा गया था, यहाँ पे बुक एक बार दो बार लिखा गया था। अब ये दो बुक को हटा दिया, बार बार नाउन को इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया गया, एक ही नाउन इस्तेमाल किया बुक, और उसके बाद में लगा दिया दैट, और इस कंडीशन पे जो है दैट ये जो वाक्य को जोड़ने का काम किया, ये आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। तो इस प्रकार से काफी सारे एग्जाम्पल है, ये आपको मैं दिखा रहा हूं। जैसे मोर एग्जाम्पल में जाएंगे तो हम लोग देखेंगे द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, ये वो लड़का है जो खेल रहा है। अब यहाँ पे जो के लिए हम लोग इस्तेमाल करें हु। ठीक है, उसी प्रकार बोलेंगे द चेयर विच आर ब्रोकन आर विच आर ब्रोकन आर वन ऑफ अस। अब यहाँ पे जो विच लगा है ये होगा रिलेटिव प्रोनाउन। उसी प्रकार यहाँ पे होम जो लगा है ये भी हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। उसी प्रकार द हाउस हुज वॉल आर वाइट, अब यहाँ पे जो हुज लगा है ये भी हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, दो वाक्य को आपस में जोड़ रहा है। तो ये चीज आप लोग को याद रखना है। आगे मैं और कुछ एग्जाम्पल है तो आपको तो समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, जैसे विच शब्द का प्रयोग व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या को बताने के लिए करते हैं। जो विच है WHICH, इसका इस्तेमाल हम लोग व्यक्ति की संख्या को जानने के लिए करते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम देखें हु का इस्तेमाल, हु, विच, होम, वॉज और व्हाट, इन सब का इस्तेमाल हम लोग प्रश्न भी पूछने के लिए करते हैं। और जब इसको प्रश्न पूछने के लिए करते हैं तो हमारा ये प्रोनाउन जो फिर अलग हो जाता है। यहाँ पे हम लोग इन सब का इस्तेमाल दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कर रहे थे, लेकिन जब इसी शब्द का इस्तेमाल हम लोग किसी को प्रश्न पूछने के लिए करें तो फिर ये हमारा सर्वनाम बदल जाएगा, उसका नाम पड़ जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन।
यही चीज जब हम लोग दो सेंटेंस के इस्तेमाल करने, दो सेंटेंस के बीच में हु का इस्तेमाल कर रहे थे दोनों को जोड़ने के लिए, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन था, यानी संबंधवाचक प्रोनाउन था। लेकिन जब इसी का इस्तेमाल हम लोग किसी से सवाल पूछने के, जैसे व्हाट इज योर नेम, अब यहाँ पे जो व्हाट लगा अब ये प्रश्न हो गया, और इस कंडीशन हम लोग कहते हैं इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो देखिए लास्ट जो है हम लोग का अगला भेद जिसको कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं? जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न करने में किया जाता है उसको हम लोग इंट्रोगेटिव कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो बोलेंगे हु आर यू। अब यहाँ पे जो हु है ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया, लेकिन जब यही हु जब सेंटेंस के बीच में था दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, तो वहां पे हम लोग क्या किए थे, इसको रिलेटिव प्रोनाउन में रखे थे। लेकिन जब ये सवाल पूछने के लिए कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उसी प्रकार विच इज क्या कहते हैं, योर, तो यहाँ पे जो विच जो है सवाल पूछा जा रहा है इंट्रोगेटिव हो जाएगा। whom do you love, यहाँ पे जो whom हो गया ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। what इंट्रोगेटिव हो जाएगा। whose जो है इंट्रोगेटिव हो जाएगा। लेकिन यही फिर प्रोनाउन को अगर इसके बाद जस्ट नाउन आ जाए फिर ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाऊं आप लोग को यहाँ पे कि whose book is this, यहाँ पे जो बुक है एक नाउन है, इससे पहले लग गया whose। अब ये देखो ये whose जो पहले था रिलेटिव प्रोनाउन में था दो वाक्यों को जोड़ने में, जब ये सवाल के रूप में था तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन गया। लेकिन जब यही प्रोनाउन किसी नाउन से पहले आ गया तो फिर इसका नाम बदल गया। इसी का नाम क्या बदल गया, इसका नाम बदल गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो अब यहाँ पे जो whose book is this रहेगा तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। उसी प्रकार विच क्लास, क्लास एक नाउन है तो क्लास से पहले विच लगा, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट कलर डू यू लाइक, कलर जो है नाउन है, नाउन से पहले जो व्हाट लगा ये हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इस प्रकार से आप लोग का जो है 10 प्रकार नाउन का रहता है। 10 प्रकार को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोग को समझ में आई होगी, और जिनको भी समझ में नहीं आई है इस क्लास को एक बार फिर से आप लोग करिएगा, बहुत ही अच्छे से सबको समझ में आ जाएगी। हो सकता है एक बार में आपका काफी सारे बच्चे इतना मेंटल जो है इतना ठीक नहीं होता है दिमाग जो सारी चीज को एक बार में समझ पाए, तो आप लोग 2 बार 3 बार देखेंगे तो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार और आपको जो है रिविजन करा देता हूँ ऊपर ऊपर, ताकि आप लोग को जो है याद रहने में आसानी आए। प्रोनाउन जो हम लोग उसको कहते हैं जब किसी नाउन के बदले में हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। बात करें हम लोग प्रोनाउन के प्रकार देखा तो प्रोनाउन के जो है वो 10 प्रकार होते हैं। प्रोनाउन का इस्तेमाल जो हम लोग नाउन से पहले कभी भी नहीं कर सकते हैं, अगर जब भी नाउन से पहले करेंगे वो हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा, और जो प्रोनाउन होगा वो वही एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे अगर पोसेसिव प्रोनाउन है अगर वो नाउन से पहले इस्तेमाल करें तो पोसेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा। अगर वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है अगर नाउन से पहले करें तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रोनाउन के जो है 10 प्रकार देखा। पहला जो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो व्यक्ति से संबंधित हो, जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, सी हो गया, ही हो गया, इट हो गया, दे हो गया, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन हो गया। इसी का हम लोग ऑब्जेक्ट फॉर्म में देखा कि ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो ये किस प्रकार से, आई जो है मी में बदलता है, यू जो यू ही रहता है, ही जो है हर में बदलता है, हिज में बदलता है, सी जो है हर में बदलता है, उसके बाद दे जो है दे में बदलता है। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्ट फॉर्म देखा। फिर उसी का हम लोगों ने जो है क्या कहते हैं कि पोसेसिव एडजेक्टिव देखा। पोसेसिव एडजेक्टिव किस प्रकार से बनता है। फिर पर्सनल प्रोनाउन का हम लोग ने देखा पोसेसिव प्रोनाउन कैसे बनता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अलग अलग प्रकार से पूरा चार्ट में देखा है, और बाकी अलग अलग प्रकार के हम लोग प्रोनाउन को देखा, अच्छे समझने की कोशिश किया। आपको एक बार में समझ में नहीं आएगी तो एक बार फिर से इस क्लास को देख लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को क्लास पसंद आएगी। क्लास कैसा लगा इसका फीडबैक आप लोग इस क्लास के खत्म होने के बाद जरूर बताइएगा। ठीक है, जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग जुड़ जाइएगा, और बेहतरीन तरीके से आप लोग को जो है तनु क्लास ऐप में आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। तो आप लोग प्ले स्टोर में जाइए और वहां पे आप लोग को जो सर्च करना है, क्या सर्च करना है, तो आप सबको पता होगा चैनल का नाम क्या है, तनु क्लासेस है। ठीक है, तो आप लोग को सर्च करना है तनु क्लासेस प्ले स्टोर में। ठीक है, TANUCLASSES। ठीक है, सर्च करेंगे, उसके बाद डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोग को वहां पे मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के बाद आपको जो भी कोर्स चाहिए, जो भी सब्जेक्ट का नोट्स, पीडीएफ, जो भी चीजें चाहिए आप लोग को सारी चीजें वहां पे मिल जाने वाली। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले ग्रामर के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।